हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं अर्थशास्त्र के सुपर हिट 50 प्रश्न आज लेके आई हूँ और इसका जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो में हम मध्य प्रदेश के राज्यपाल पढ़ेंगे। पहले मैं आपको एक वीडियो ट्रिक का करवाऊंगी जिसमें हम मध्य प्रदेश के पूरे राज्यपाल को ट्रिक से याद करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम राज्यपाल से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो पढ़ेंगे, तो उससे राज्यपाल वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर ऐसे ही मुख्यमंत्री का पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र का ये एस सीरीज़ है। एस सीरीज़ स्पेशली एमपीपीएससी प्री के लिए चलाई गई है और इसके 26 भाग हम कर चुके थे और ये 27वां भाग है। प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, पूरा एस सीरीज़ के नाम से, एमपीपीएससी प्री एस सीरीज़ के नाम से। एस सीरीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। अगर आपने नहीं देखे हैं पूरे वीडियो तो देख लीजिएगा। इसके अलावा एमपी पुलिस के लिए भी और जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी कोर्सेज चल रहे हैं, तो वो भी देखिएगा। और ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी भी कर रहे हैं। यूनिट 6 का ये टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल इनमें से कौन सी है? तो देखो, खरीफ की फसल मक्का है। मक्का हुआ, सोयाबीन हुआ, चावल हुआ, ये खरीफ की फसल में आते हैं जो कि बारिश के समय जून जुलाई में बोए जाते हैं। और रबी की फसल होती है गेहूँ, चना, जौ, ये रबी की फसल होती है और ये सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है। इनके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है और चावल के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो ये बारिश के मौसम में बोए जाते हैं। तो खरीफ की फसल कौन सी है? मक्का खरीफ की फसल है। इनमें से सकल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच क्या अंतर है? सकल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच क्या अंतर है? स्थिर पूंजी का उपयोग, स्थिर पूंजी का उपभोग, इन दोनों में यही अंतर है। सकल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच क्या अंतर है? स्थिर पूंजी का उपभोग। अगला है, कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो हरित क्रांति के अगर जन्मदाता की बात करेंगे तो ये नॉर्मन ई बोरलॉग है। और अगर बात करें भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है तो वो है एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन भारत के हैं। भारत में हीरे की खानें कहाँ पर हैं? तो भारत में हीरे की खानें हैं मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पन्ना हीरा के लिए जाना जाता है और पन्ना में कोड़प्पा चट्टानें हैं। कोड़प्पा चट्टानों में ये हीरा पाया जाता है। भारत के किस राज्य में कॉफ़ी की खेती सर्वाधिक होती है? तो कर्नाटका राज्य, जो कि जिसकी कैपिटल बेंगलोर है, वहाँ पर कॉफ़ी की खेती सर्वाधिक मात्रा में होती है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होता है। भारत का कौन सा राज्य मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी है? मूंगफली, मूंगफली सबसे ज़्यादा होती है गुजरात में। मूंगफली कहाँ पे होती है? गुजरात में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। और कमेंट में बताइएगा गुजरात के राज्यपाल कौन से हैं। मुख्यमंत्री नहीं पूछ रही हूँ, गुजरात के राज्यपाल पूछ रही हूँ। कमेंट में बताइएगा कि गुजरात के गवर्नर या राज्यपाल कौन है। मूंगफली के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? गुजरात। और आपसे हमारे मध्य प्रदेश में मूंगफली का पूछे तो खंडवा में मूंगफली ज़्यादा होती है, इसके बाद खरगोन में होती है। मतलब निमाड़ का जो क्षेत्र है वहाँ पर मूंगफली का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो हमारे भारत में कहाँ पे होती है? गुजरात में। और मध्य प्रदेश में कहाँ होती है? खंडवा खरगोन में। एक ऐसा वीडियो लेके आऊँगी इस प्रकार से टेबल बनाकर जिसमें कोई भी जैसे खनिज लिखा हो, सपोज करो मूंगफली है, फिर उसका भारत में प्रथम कौन है, विश्व में प्रथम कौन है और मध्य प्रदेश में प्रथम कौन है। तो इससे क्या होगा ना, आपका पूरा डाटा क्लियर हो जाएगा और एक जगह पे आपको मिल जाएगा। एक अगला वीडियो यही लेके आऊँगी। ललिता, आपका मैसेज मैंने पढ़ा था, आपने मुझे बोला है राज्यपाल के बारे में कराने के लिए और मुख्यमंत्री के बारे में और जितने भी आयोग हैं उनके जितने भी करंट जो भी अध्यक्ष हैं उनके बारे में, तो वो उसका भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें सभी आयोगों की स्थापना, पहले अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष, ये इससे क्या होगा ना, आयोग वाला टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, एस सीरीज़ में हर वो टॉपिक आएगा जो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है और जल्दी जल्दी ही लेके आऊँगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन होता है झारखंड में। कहाँ पे? और भारत अभ्रक के उत्पादन में भारत हमारा आत्मनिर्भर है और अभ्रक को भारत दूसरे देशों को निर्यात भी करता है। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में। राजस्थान में भी अभ्रक का उत्पादन होता है। भारत में पहली बार विनिवेश आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये इम्पोर्टेंट है, जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में पहली बार विनिवेश आयोग की स्थापना कब हुई थी। विनिवेश आयोग को बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन। तो पहली बार विनिवेश आयोग का जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1996 में हुई थी।
पहली बार विनिवेश आयोग की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1996 में हुई थी। कब हुई थी पहली बार विनिवेश आयोग की स्थापना? अगस्त 1996 में पहली बार विनिवेश आयोग की स्थापना हुई थी। प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिक राजस्व की वसूली होती है? तो देखो, प्रत्यक्ष कर वो होते हैं जो डायरेक्ट लिए जाते हैं, और अप्रत्यक्ष कर जैसे कि हमसे किताबों, कॉपी, पेनों पे ले लिया जाता है और हमको पता भी नहीं चलता है, इनडायरेक्ट टैक्स जिसको बोलते हैं। तो और प्रत्यक्ष कर जो हमसे डायरेक्ट लिया जाता है कि ये आपका इनकम टैक्स है, ये आपका घर का टैक्स है, ये आपका धन कर है, ये आपका वन कर है। ये तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है वो होती है निगम कर से। किससे होती है? निगम कर से होती है। प्रत्यक्ष करों में किस कर से सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? निगम कर से। महारत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियों की संख्या वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 12 महारत्न कंपनियां हैं। कितनी है? वर्तमान में महारत्न कंपनियां कितनी हो गई हैं? 12 महारत्न कंपनियां वर्तमान में हो गई हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अभी सितंबर 2022 में एक नई कंपनी को जोड़ा है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था 1970 में। स्थिर कीमतों की तुलना में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय अधिक क्यों होती है? क्योंकि कीमतों में जो वृद्धि होती है वो उत्पादन में वृद्धि से अधिक होती है। स्थिर कीमतों की तुलना में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय क्यों अधिक होती है? क्योंकि कीमतों में जो वृद्धि होती है उतना ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है जितना ज़्यादा कीमत में वृद्धि हो जाती है। यही कारण है कि चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय अधिक होती है। नीति आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो नीति आयोग की कोई परमानेंट संख्या नहीं होती है, सरकार अपनी इच्छा अनुसार उसको परिवर्तित अपरिवर्तित करती रहती है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया हो। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। अगर आपने मुझे इस पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिएगा और मुझे मैसेज भी कीजिएगा फॉलो करके, हाय लिखकर। और आपने अगर आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो मेरा नंबर व्हाट्सएप पर सेव करा दीजिए। 6260190944 पर हाय लिख के उसे सेव करके भेज दीजिए। स्टेटस के द्वारा भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर याद होते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना किसके लिए आरंभ की गई थी? गरीब लोगों को अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर आवास ऋण प्रदान करने, पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं को स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन करने, वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने। तो वित्तीय समावेशन को ही प्रोत्साहित करने के लिए सब लोग आगे आए, तो इसके लिए ये प्रधानमंत्री जन धन योजना आरंभ की गई थी। एक सेकेंड रुकिएगा। तो क्यों आरंभ की गई थी? वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए इसको आरंभ किया गया था। ये 15 अगस्त 2014 को हुई, इसकी घोषणा हुई थी और 28 अगस्त 2014 को इसकी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको आरंभ किया था। तो दोनों ही याद रखिएगा, घोषणा कब हो गई थी इसकी? 15 अगस्त 2014 को हो गई थी और 28 अगस्त को मोदी जी ने इसको आरंभ कर दिया था। अगला है, केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की शुद्ध साख में वृद्धि किस प्रकार के बजट घाटे को प्रदर्शित करती है? केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की शुद्ध साख में वृद्धि किस प्रकार के बजट घाटे को प्रदर्शित करती है? तो किसको प्रदर्शित करती है? राजस्व घाटे को प्रदर्शित करती है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं और ये 25वें गवर्नर हैं, ये भी याद रखिएगा। कौन से हैं? 25वें गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, देश भर में जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 से। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ आई? इंग्लैंड में। भारत में भूमि का कितना भाग वन से आच्छादित है? 1/5 भाग। संकेतात्मक नियोजन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संचालन और निष्पादन में विकेंद्रीकरण पर आधारित है। देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? देश का सबसे बड़ा उद्योग देश का कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा उद्योग है कपड़ा उद्योग। देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग है। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कहाँ पर हुआ था? मुंबई और ठाणे के बीच हुआ था। 1853 ईस्वी में हुआ था। अगला है, किस खनिज में भारत का विश्व में एकाधिकार है? अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था अभ्रक। अभ्रक के खनिज में भारत का विश्व में एकाधिकार है।
नायक समिति का संबंध किससे है? नायक समिति लघु उद्योगों से संबंधित है। नायक समिति किससे संबंधित है? लघु उद्योगों से। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी है और शाखाएं भी बैंक की यहीं पर है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? पदेन सचिव कौन होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का? तो ये होते हैं नीति आयोग के सचिव होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के जो सचिव होते हैं, और वर्तमान में जो हैं वो हैं शैलेंद्र कुमार द्विवेदी। कौन है? शैलेंद्र कुमार द्विवेदी वर्तमान में नीति आयोग के लेकिन उनको बदल दिया है अब। एक सेकेंड, तो कौन बन गए हैं? शैलेंद्र कुमार द्विवेदी बन गए हैं। और नीति आयोग के सीईओ बन गए हैं सुब्रमण्यम, ये भी याद रखिएगा। और सिंधु श्री खुल्लर जो थे ये पहले सचिव थे नीति आयोग के। अगला कोई भी क्वेश्चन अगर मुझसे गलत भूल जाता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लीजिएगा, और मुझे भी एक बार वीडियो देख के अगर कोई लगता है तो मैं कमेंट बॉक्स में उसको सही करवा दूंगी। किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एससी रहती हैं। कहाँ पे रहती हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एससी रहती हैं। और अगर एमपी का पूछें तो एमपी में सबसे ज़्यादा एसटी रहती हैं। उत्तर प्रदेश में एससी की संख्या 21% है। यूपी में अगर बात करें तो एससी 21% हैं और एसटी यूपी में 2% हैं। यूपी में एसटी बहुत कम होती है और एससी सबसे ज़्यादा होती है 21%। तो ये ध्यान रखिएगा। फ्रेंड एक और इससे जुड़ा क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछें कि देखो यहाँ पे क्या है कि किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है, लेकिन अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो अनुसूचित जाति के लोगों का जो प्रतिशत है, प्रतिशत के हिसाब से पंजाब में ज़्यादा है और संख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। पंजाब में जो एससी का प्रतिशत है वो 31.9 है और जो उत्तर प्रदेश में है वो है 20.69। कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में संख्या ज़्यादा है और पंजाब में जनसंख्या कम है। यही एक कारण है कि यहाँ पर जो है जातियाँ प्रतिशत में ज़्यादा है यहाँ पे और यहाँ पे कम है। और यूपी में जो है एसटी का प्रतिशत अगर देखा जाए, मैंने 2% कहा है, 2% नहीं है, 8.2% है। उत्तर प्रदेश में एसटी की अगर बात करें तो कितनी है? 8.9% है और एससी में कितनी है? लगभग 20.6% है। ये एससी। पंजाब में प्रतिशत के हिसाब से, अगर पंजाब ऑप्शन नहीं है ऑप्शन तो पंजाब ही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, क्योंकि प्रतिशत के हिसाब से पंजाब ज़्यादा है। और अगर यहाँ पे बोलते कि संख्या में सबसे अधिक कौन है तो उत्तर प्रदेश होता है। दोनों सही कर लीजिएगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की जो स्थापना हुई थी, मतलब नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी, वो किस समिति की अनुशंसा पर हुई थी? तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो शिवारमन की समिति की अनुशंसा पर हुई थी। और आपसे पूछे कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी और नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, ये दोनों ही आपको याद करना है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी और नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है। ये दोनों ही आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शिवारमन समिति की अनुशंसा पर ये हुई थी। 1979 में ये कमेटी बन गई थी और 82 में स्थापना इसकी हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, चीनी के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चीनी के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत में प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा अगर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय है तो वो है बिहार की। किसकी है? बिहार की।
और आपसे पूछें कि ऐसा कौन सा है जिसकी सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है गोवा की, लगभग 4,22,000 गोवा की है। और सबसे कम किसकी है, बिहार की। और दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर है दिल्ली। किसकी है, दिल्ली की दूसरे नंबर पर है। और बिहार की सबसे कम है। ये दोनों ही आंसर याद रखिएगा। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है, वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम है। फ्रेंड, ये मेरे एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है। बहुत ही शानदार टेस्ट है, सभी को ये टेस्ट देना चाहिए। 25 टेस्ट है, मतलब 2500 एमसीक्यू हैं। ये 22 एफएलटी हैं, जिसमें दो आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के मिलेंगे, एक स्पोर्ट्स का गेम्स और स्पोर्ट्स के 100 टेस्ट मिलेंगे। टोटल इस प्रकार से आपको 2500 एमसीक्यू मिलेंगे। और ये बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज़ है, सभी लोग इसको लगाइएगा। इसकी सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों उपलब्ध है। सॉफ्ट कॉपी आप मुझसे मोबाइल पर ले सकते हैं, 399 रुपये चार्ज है। और हार्ड कॉपी आप घर पे मंगा सकते हैं। एक साथ पूरा टेस्ट मिलेगा। आप कॉपी निकाल के घर में बैठकर इसकी आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने से आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। और वैसे ही सिलेबस के अकॉर्डिंग इनको तैयार किया गया है। इसके अलावा ये एमपीपीएससी प्री के नोट्स हैं। आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं, 2024 की या 2022 की, आप हमारी ये प्रीलिम्स के नोट्स मंगा सकते हैं। टू द पॉइंट यूनिट वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग इनको तैयार किया गया है। जहाँ पर कठिन टॉपिक है उनको हैंड रिटन तरीके से कवर किया गया है। इसमें आपको एक स्पोर्ट्स की बुकलेट भी मिलेगी, आयोग की भी बुकलेट मिलेगी। यूनिट 9 यूनिट 7 पूरी तरह से हैंड रिटन है, जो बहुत ही शानदार तरीके से तैयार किया गया है। यूनिट 1 को भी फ्लो चार्ट डायग्राम सहित कवर किया है। भूगोल के लगभग 5000 फैक्ट हैं। तो अगर आप ये हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। भारत में कहीं भी रहते हो आप, 7 से 8 वर्किंग डेज में ये पहुंच जाएंगे। ये करंट अफेयर्स की प्रश्नोत्तरी है। इसकी 99 रुपये की ई बुक है। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है। ये एमपी की वार्षिकी है, जनवरी 22 से दिसंबर 22 तक 49 रुपये की वार्षिकी है। ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की त्रैमासिकी है। इसमें जनवरी 23 से मार्च 2023 तक कवर किया है। 25 रुपये की इसकी पीडीएफ है। और ये मध्य प्रदेश बजट की पीडीएफ है। 30 रुपये की इसकी ई बुक मिलेगी। हमारे ये जो नोट्स मिलते हैं इन सब के साथ आपको एक ग्रुप मिलता है। जैसे कि प्री के नोट्स के साथ आपको एक ग्रुप दिया जाता है। ग्रुप में आपकी शानदार तैयारी करवाई जाती है, शानदार क्वेश्चन दिए जाते हैं। एक तरीके से इस ग्रुप में बहुत ही बेहतरीन तैयारी करवाने वाली हूँ मैं। और ये ग्रुप प्री का या मेंस का, आप हमारे मेंस का पैकेज लेते हैं, मेंस और प्री की आपको टोटल 55 बुकलेट मिलती हैं। मेंस की आपको 44 मिलती हैं, प्री की 11 मिलती हैं। इनके साथ आपको एक ग्रुप मिलता है। ग्रुप में आपको हम नहीं हटाते हैं कभी भी। आप जब तक आप एमपीपीएससी दे सकते हैं आप हमारे ग्रुप से जुड़े रह सकते हैं। हमको भी नहीं हटाया जाता है आपको। और वहाँ पे जो भी प्री आता है, मेंस आता है, वहाँ पे आपकी हर वक्त तैयारी करवाई जाती है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं हमारी टेस्ट सीरीज़, हमारे नोट्स, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इको मार्क किसी उत्पाद पर किसका चिन्ह होता है। इको मार्क मतलब होता है कि पर्यावरण की दृष्टि से वो चीज़ अनुकूल है या नहीं। भारत में सकल घरेलू बचतों में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, घरेलू क्षेत्र का होता है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का उद्देश्य, वय वंदना योजना का संबंध किससे है, वरिष्ठ नागरिकों के पेंशन योजना से है। और आपसे पूछें कि ये क्या है पेंशन योजना में, तो इसमें क्या है कि 60 या उससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है। और निवेश करने के बाद आप 10 सालों तक पेंशन का लाभ ले सकते हैं। तो ये इसकी जो है क्राइटेरिया है। और आपसे पूछें ये शुरुआत कब हुई थी इसकी, तो 4 मई 2017 को इसको शुरू हुई थी। और 31 मार्च 2023 तक इसका लाभ लिया जा सकता था। और इसकी अधिकतम सीमा को भी 15 लाख कर दिया है। पहले 7.5 लाख थी और अब 15 लाख कर दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 4 मई 2017 से आरंभ की गई थी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो उत्पाद और आय विधि दोनों का किया जाता है। इसको उत्पाद गणना विधि बोलते हैं। उत्पाद और आय विधि दोनों का उपयोग किया जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसके अनुमान लगाए गए थे, दादा भाई नौरोजी और फिंडले सिराज ने लगाए थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद देश की राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी, राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की थी 4 अगस्त 1949 को। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर होती है, तो चालू और स्थिर दोनों पर होती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग के उद्देश्य क्या हैं, तो पहला है कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, दूसरा है कृषकों के लिए वास्तविक आय का सुनिश्चन, लोक वितरण पद्धति के माध्यम से कृषि को उचित दर पर उत्पाद को बिकवाना। ये सभी इसके कृषि लागत मूल्य आयोग के उद्देश्य हैं। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। साप्टा दक्षिण राष्ट्रों के मध्य किससे संबंधित है,
साप्टा जो है वो दक्षिण राष्ट्रों के मध्य किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये व्यापार से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्यापार से संबंधित है। और ये CACP का भी याद रखिएगा, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन MPPSC पूछता है। साप्टा का अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो साप्टा का फुल फॉर्म होगा साउथ एशियन प्रेफरेंस ट्रेड एग्रीमेंट। क्या है? साउथ एशियन प्रेफरेंस ट्रेड एग्रीमेंट है और इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। साप्टा की कब हुई थी? जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनका हेडक्वार्टर, उनकी स्थापना और उनके सदस्य भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मॉस्टिस जो संधि है, मॉस्टिस संधि का उद्देश्य क्या था? यूरोप का एकीकरण था। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है। बाल श्रम उन्मूलन योजना का संबंध किससे है? खतरनाक उद्योगों में लगे बाल श्रमिकों से है। वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक किसकी अध्यक्षता वाले वर्ग ने बनाया था? सी रंगराजन की अध्यक्षता वाले वर्ग ने बनाया था। भारत में मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों की संख्या कितनी है? तो 24 है, सॉरी फ्रेंड्स। वर्तमान में जो शेयर बाजारों की संख्या है वो 23 ही है, जिसमें से 2 BSE द्वारा होते हैं। जिसमें से क्या होता है कि 2 क्या होते हैं? BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा होते हैं, और बाकी के जो 21 होते हैं वो रीजनल स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। रीजनल स्टॉक एक्सचेंज होते हैं मतलब RSE होते हैं। इसमें से कितने BSE द्वारा होते हैं? 2 BSE द्वारा होते हैं। भारतीय विनिमय एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। सेबी जिसको बोलते हैं, और इसकी जो अभी प्रमुख अध्यक्ष बनी है वो है माधवीपुरी। भारत में हरित क्रांति सबसे पहले किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? गेहूं और चावल में। आर्थिक नियोजन किसका विषय है? आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय। कमेंट में बताइएगा वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय रखे गए हैं। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा आपको पसंद आया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।